जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी जो सेकेंड पेपर आपका है, तो उसमें आपने देखा होगा कि पाठ्यक्रम में है हिंदी साहित्य संबंधी इतिहास, लेखन, नामकरण, काल विभाजन। तो ओवरऑल जो हिंदी का साहित्य इतिहास संदर्भित ज्ञान है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। काफ़ी बड़ी यूनिट है। ओवरऑल ये पूरा मतलब एक कह सकते हैं कि निचोड़ है ना हिंदी साहित्य का। तो हम जो है हिंदी साहित्य जो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उनसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आई हुई हैं, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, उनसे रिलेटेड जो फैक्ट है उनको हम क्रमशः यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। बाकी चैनल पे बहुत से कंटेंट हैं हिंदी संबंधित, लेकिन ये समझिए कि लास्ट टाइम में आपके रिवीजन पर्पस से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला। कोई भी इसमें फैक्ट हिंदी से रिलेटेड वो नहीं छूटने वाला है, बस आपको बहुत ही ध्यान से इसे सुनना है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, तो उल्लेखनीय ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं, यानी पहले से ही मिलने लगते हैं। जैसे गोकुलनाथ ने लिखा था 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, यानी इनके द्वारा की 84 जो वैष्णव थे और यहाँ पे 252 वैष्णव थे जो इन धर्म को मानने वाले थे। उनको कलेक्ट करके उनका जो एक तरीके से जो उनका कृतिकार के रूप में या रचनाकार के रूप में व्यक्तित्व परीक्षण रहा होगा, उसको उन्होंने एक जगह संकलित किया गोकुलनाथ जी ने। इसके बाद हम नाभादास की एक रचना पढ़ते हैं, भक्तमाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। लेकिन इसमें कवियों की जानकारी मात्र होने से इन्हें इतिहास ग्रंथ के स्रोत के रूप में नहीं देखा जाता। चाहे वो 84 वैष्णव की वार्ता हो, 52 वैष्णव की वार्ता हो, या नाभादास ने भक्तमाल लिखा हो, केवल अगर आप कवियों की जानकारी देते हैं तो इसे हम नहीं कहते एक इतिहास ग्रंथ है। इतिहास ग्रंथ लिखने की कुछ एक तरीके से कहते हैं नियमावली है, जिसके तहत अगर कोई भी रचना उसकी कसौटी पे खरा उतरता है तो हम कहते हैं कि वो इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ जो है 19वीं सदी में गारसद तासी ने लिखा इस्तवार दा लाल त्रेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, यहाँ से माना जाता है। यानी लिखा तो पहले भी गया, लेकिन ये माना नहीं जाता, माना यहाँ से जाता है। और वो भी आप कह सकते हैं कि ये भी पूर्ण रूप में नहीं माना जाता, क्योंकि ये कालक्रम के अनुसार नहीं लिखा गया, वर्णक्रम के अनुसार लिखा गया है। तो इस तरीके से अब जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के बारे में पढ़ते तो इतिहास लिखने की 4 पद्धति बहुत ही प्रसिद्ध है। उनमें हम देखिए वर्णानुक्रम पद्धति पर जिक्र करते हैं। सबसे पहले वर्ण की अनुक्रम पद्धति की बात करें तो इसमें रचनाकारों की जानकारी उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया जैसे तुलसीदास, चिंतामणि, केदारनाथ। अभी तीनों ही लोग हों, हो सकता कोई पहले आया हो, कोई बाद में आया हो, लेकिन वर्ण क्रम के अनुसार जिनका अक्षर में क पहले आएगा ख नाम से, उन्हीं को हम लगा देते हैं। तो ये कोई तार्किक कारण नहीं लगता कि इस तरीके से हमें इतिहास ग्रंथ में इन कवियों का या रचनाकारों का उल्लेख करना चाहिए वर्ण के अनुक्रम के अनुसार। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत यानी गलत माना जाता, क्योंकि ये लिखने का तरीका नहीं। जैसे आप शब्दकोश में कभी भी डिक्शनरी उठा के देखो तो पहले का से जितने शब्द हैं खा से हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ये कोई तरीका है, तो इसे नहीं माना जाता। लेकिन जो गारसद तासी ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा और शिव सिंह सेंगर ने लिखा, वो इसी का प्रयोग करके इन लोगों ने लिखा। दूसरा, जब हम कालानुक्रम पद्धति पर जाते हैं तो कालानुक्रम पद्धति, इसमें रचनाकारों की जो जानकारी है वो उनके काल के क्रम से दिया जाता है। रचनाकार की जन्मतिथि को आधार बनाया जाता है। तो ये सही तरीका है। कालानुक्रम में रचनाकारों की जानकारी उनका काल यानी उनका समय, कौन पहले आया कौन बाद में आया, उनकी जन्मतिथि को आधार बनाया जाता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा ही समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति से लिखे ग्रंथ भी वर्ण अनुक्रम पद्धति की तरह कवि वृत्त संग्रह की तरह ही लगते हैं। तो काल अनुक्रम से करेंगे जिनमें जन्मतिथि काल को, तभी भी लगता है कि लिखाने का ये तरीका पूर्ण रूप नहीं है, अधूरा है। इसमें लेकिन ग्रियर्सन आते हैं और मिश्रबंधु आते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्रबंधु ने इसी का प्रयोग किया है। यदि ग्रियर्सन ने विधेयवादी पद्धति के कुछ आरंभिक सूत्र भी उनमें देखने को मिलते हैं। तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति। इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन की नहीं बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है, अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व ही माना जाता है। और विधेयवादी पद्धति, फ्रेंच विद्वान तेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया।
तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया है। वो है जाति, वातावरण और क्षण विशेष। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उसे संबंधित जातीय परंपरा, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण जरूरी है। इस इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति देखने को मिलती है। हिंदी में सबसे पहले शुक्ल जी ने इस पद्धति का प्रयोग किया। इसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, ये सब भी इन्होंने लिखा। अब शुक्ल जी का ये कथन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, कवि का काव्य यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। साहित्य इतिहास दर्शन की बात करें तो जिस प्रकार साहित्य की परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास लेखन के माध्यम से होता है, उसी प्रकार साहित्य इतिहास लेखन व उसकी परंपरा का अध्ययन साहित्य ऐतिहासिक दर्शन से होता है। साहित्य इतिहास दर्शन से मतलब साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयुक्त दृष्टिकोण एवं विचारों का अध्ययन करने वाले विषय से होता है। हिंदी में नलिन विलोचन शर्मा ने इस तरह का उल्लेख ग्रंथ लिखा है, साहित्य इतिहास का दर्शन। मैनेजर पांडे का इतिहास एवं साहित्य दृष्टि भी इसी प्रकार का ग्रंथ है। साहित्य इतिहास दर्शन का संबंध इतिहास दर्शन से। इतिहास दर्शन के जनों को लेकर मतभेद है। कलिंगुट के अनुसार वाल्तेयर समानता इन्हें ही माना जाता है। प्रोफेसर वाल्स के अनुसार विको को माना जाता है। वाल्तेयर के अनुसार इतिहास दर्शन इतिहास की चिंतन की विधि है। इसमें इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं को दोहराने के बजाय अपने विषय में चिंतन करता है। तो ये कुछ लोगों का मानना है कि इतिहास क्या है। जैसे कलिंगुट कहते हैं कि इतिहास का दर्शन इतिहास और इतिहासकार के विचारों का पारस्परिक क्या है, तालमेल है। यह इतिहास दर्शन के संदर्भ में हीगल कहते हैं कि हीगल के विचार परिवर्तनकारी माने जाते हैं। प्रोफेसर वाल्स परिकल्पनात्मक दर्शन के संस्थापक हीगल के अनुसार इतिहास घटनाओं का संकलन भर नहीं है बल्कि घटनाओं के भीतर छिपी कार्यकारण और प्रक्रिया की एक खोज है। हीगल का इतिहास दर्शन जो है द्वंद्वात्मक आदर्शवाद वाला दर्शन है। अब यहाँ पे देखिए कि रामचंद्र शुक्ल जो हैं उनके द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया है, वक्तव्य एवं काल विभाजन की दृष्टि से देखें तो आचार्य शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथ को क्या कहा है, तो शुक्ल जी ने जितने भी अपने से पहले लिखा गया ग्रंथ उसको कहा है वो सभी तो एक कविवृत्त संग्रह मात्र है। शिव सिंह सरोज के द्वारा जो लिखा गया इतिहास ग्रंथ इसको भी बोला कि ये कविवृत्त संग्रह है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान इसको कहा कि ये तो बड़ा कविवृत्त संग्रह है। मिस्र बंधु विनोद इसको कहा तो बड़ा भारी प्रकांड कविवृत्त संग्रह है। नामकरण देखिए 2 आधारों पर किया, काल विभाग के भीतर प्राप्त होने वाली विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता व उनके स्वरूप के अनुसार, ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि ही होती है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। किसी काल की कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। तो ये जितने भी चीज़ें बता रहे हैं ना, ये रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है और ये काल विभाजन के मत में लिखा है। तो ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने कहा ये जो है बड़ा भारी प्रकांड कविवृत्त संग्रह मिस्र बंधु विनोद को, तो ये किसने कहा है, शुक्ल जी ने। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर को भी बड़ा कविवृत्त संग्रह किसने कहा है, तो ये भी किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। नामकरण शुक्ल जी ने किस आधार पे किया है, तो 2 आधार पे किया है। काल विभाग के भीतर जो प्राप्त होने वाली विशेष ढंग की रचनाएं हैं उनकी प्रचुरता व उनके स्वरूप के, और दूसरा ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि ही होती है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना, वो कहते हैं कि ये कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने एक चीज़ ये भी कहा है कि किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए वे दिग्दर्शन मात्र के लिए, इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। मतलब उनका मानना है कि किसी की हम आलोचना करना चाहें तो पूरी या अधूरी आलोचना नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आधुनिक काल में जो गद्य का आविर्भाव है वो सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। वर्तमान लेखक और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है।
इसी तरीके से मिश्र बंधु विनोद के अलावा सामग्री सहयोग के लिए इन ग्रंथों के नाम शुक्ल जी ने दिए, जैसे हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार। और इन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि का कीर्तन करना। अब इनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा, संमत 1000 से 50 1375 माना गया। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, संमत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, संमत 1700 से 1900। आधुनिक काल को गद्यकाल, संमत 1900 से 1984। अब देखिए साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा इनके द्वारा और जो रचनाएं क्रम से इनके द्वारा बताई जा रही हैं। और यहाँ पे देखिए साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में एक तरफ तो इन्होंने ग्रंथ दिया है, ग्रंथ और उसके समय दिए हैं, और इनके साथ ही ग्रंथ और ग्रंथ का समय और जो कवि उस ग्रंथ को लिखने वाले उनसे संबंधित जो है सारी जानकारी दी है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको पहला जो ग्रंथ है इतिहास लेखन की परंपरा में पहला जो इत्स्तवार द लाल लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, ये आपने ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं। ये ग्रंथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से। इस्तवार द लाल लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी ये किसका है? तो गारसादा तासी का है। ये जो ग्रंथ लिखा गया है तासी के द्वारा ये दो भागों में, एक तो 1839 में पहला भाग, दूसरा 1847 में इसका द्वितीय भाग। ये तो 39 और 47 से पहला भाग और दूसरा भाग हो गया। दूसरा जो संस्करण इसका आया 1871 ईस्वी में आया। इसमें कुल कितने खंड है? तो 3 खंड है। तो इस्तवार द लाल लिटरेचर ये तासी का है, 2 भागों में, 39 में पहला भाग, 47 में दूसरा संस्करण 71 में आया। इसमें कुल 3 खंड हैं। अब यहाँ पे देखिए संबंधित जो उल्लेखनीय बिंदु हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु हैं इसी रचना से संबंधित, उस पर हम चर्चा करें तो इसमें जो है आपको देखने को क्या मिलेगा इस्तवार द लाल लिटरेचर वाले में। इसमें उर्दू और हिंदी के कुल कितने कवि हैं? तो 738 कवि। इसमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण एवं उनके अंग्रेजी वर्ड के क्रम से दिया गया। केवल 72 कवि हिंदी से जुड़े थे। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, है ना। ये इस्तवार द लाल लिटरेचर ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदुई का अर्थ हिंदवी और हिंदुस्तानी का हिंदुस्तानी। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था, जिसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसेयर ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों संबंधी सामग्री का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 ईस्वी में प्रकाशित किया। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि जो ये तासी ने लिखा इस्तवार द लाल लिटरेचर वाला, इसको जो है लक्ष्मण सागर वारसेयर ने हिंदी अनुवाद किया था हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से 1952 में। दिल्ली कॉलेज दूसरा अगर देखें तो दूसरा ग्रंथ यहाँ पे कौन सा दिया है? तज़किरा ये सूराई ये हिंदी, है ना। तो दूसरा कौन सा है? तज़किरा ई सूरा ई हिंदी, मौलवी करीमुद्दीन 1848 ईस्वी। तो तज़किरा ई सूरा ई हिंदी, मौलवी करीमुद्दीन 1848। दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में 1004 कवियों का विवरण दिया गया है, जिसमें 62 कवि ही हिंदी से जुड़े हुए हैं। दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित ये जो ग्रंथ है इसमें 1004 कवियों का विवरण दिया गया, जिनमें 62 कवि ही हिंदी से जुड़े हैं। इस ग्रंथ का महत्व इस बात में है कि इसमें सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया किंतु नामकरण नहीं किया गया है, तब इसको तब कासूरा भी कहा जाता है। मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा 1848 में तज़किरा लिखा गया। तीसरा ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह, महेश दत्त शुक्ल के द्वारा 1873 ईस्वी। ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ था। देखिए इसके पहले भी लिखे गए, लेकिन आपने देखा कि उर्दू और हिंदी को मिक्स कर करके लिखा जा रहा है। लेकिन जो भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का 1873 है, ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ था। यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सरोज 1883 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। इस ग्रंथ में सबसे पहले 1000 से ज़्यादा यानी
1000 जो होते हैं, तो 1000 से ज़्यादा जो है भाषा कवियों की जानकारी इसमें दिया गया शिव सिंह सरोज में। इसके पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने तथा उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जिक्र है। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है। और इस ग्रंथ को यानी शिव सिंह सरोज को प्रस्थान बिंदु भी मानते हैं एक तरीके से लेखन में। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन 1888 ईस्वी। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888, जॉर्ज ग्रियर्सन। इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। बहुत से विद्वानों ने इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना। इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृश्य क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया था। इसमें पहली बार कवियों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित भी किया गया। संपूर्ण ग्रंथ 11 अध्यायों में विभक्त है तथा प्रत्येक अध्याय एक काल का सूचक है। हर अध्याय का नामकरण भी किया गया है। इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया है, जिनमें से 886 कवियों के विवरण का आधार शिव सिंह सरोज है। इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल 16वीं से 17वीं सदी को स्वर्ण युग कहा था। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। साहित्य इतिहास में यह ग्रंथ नींव का पत्थर माना गया। इसके बाद देखिए मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु के द्वारा प्रथम 3 भाग 1913 में, चौथा 1934 में प्रकाशित हुआ। इसमें 4591 कवियों को शामिल किया गया। इसमें जो है 4591 कवियों को शामिल किया गया। ग्रियर्सन यद्यपि काल विभाजन और नामकरण कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका मिस्र बंधुओं को जाता है। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालखंडों में बांटा। मिस्र बंधु कुल 3 भाई थे, गणेश, श्याम, सुख। हिंदी साहित्य के इतिहास, रामचंद्र शुक्ल 1929 ईस्वी। यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था। ये हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है। इसमें रचनाकारों की इतिवृत्ति के बजाय उनके रचनात्मक वैशिष्ट्य पर ज़्यादा जोर दिया गया है। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास को विश्लेषित किया गया है। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग करते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया है। संपूर्ण इतिहास का इतना तार्किक एवं सुव्यवस्थित काल विभाजन किया कि परवर्ती इतिहास ग्रंथों में प्रायः उसका ही प्रयोग किया गया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास करके ये जो देखें, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो इनका है 1938 में देखेंगे तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1938। देखिए छायावादी कवि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित इस इतिहास ग्रंथ में उनकी काव्यात्मक भाषा ने पाठकों को आकर्षित किया। अपनी विस्तृत सामग्री, उसकी आकर्षक प्रस्तुति एवं भाषा के कारण वह ग्रंथ प्रभाव छोड़ने में सफल रहा। इसमें सिर्फ आदिकाल व भक्तिकाल 693 से 1693 तक की अवधि को ही स्थान मिला। आगे का भाग वे नहीं लिख पाए। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य नाम दिया। इसमें अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल कर संधिकाल शीर्षक के तहत प्रस्तुत किया गया था। वर्मा जी ने इसी से आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल कहा था। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में है। उद्भव और विकास 1952 है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा भूमिका 40 में लिखा गया, 52 में उद्भव और विकास और आदिकाल 1952 में। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो एक योगदान रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में, तो वो देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा। यानी ये कहें कि कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा तो नहीं लिखा है, किंतु उल्लेखित 3 ग्रंथ साहित्य इतिहास संबंधी ही है एवं उनमें एक निश्चित साहित्य इतिहास दृष्टि भी मिलती है। आचार्य द्विवेदी इतिहास को परंपरा के विकास के रूप में व्याख्यायित करते हैं। इन्होंने विश्व भारती की गैर हिंदी भाषी साहित्य जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य से परिचित करवाने हेतु जो व्याख्यान दिए थे, उन्हें ही संशोधित परिवर्धित कर, यानी ये जो रचना है
ये एक स्वतंत्र इतिहास के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखा है। आचार्य द्विवेदी इतिहास को परंपरा के विकास के रूप में व्याख्यायित करते हैं कि इतिहास हमारा परंपरा से अलग नहीं है, वो उसी से आगे बढ़ा है। इन्होंने विश्व भारती के गैर हिंदी भाषी साहित्य जो जिज्ञासु थे उनको हिंदी साहित्य से परिचित करवाने के लिए जो व्याख्यान दिए थे, उन्हें ही संशोधित परिवर्तित कर हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ तैयार किया गया। आदिकाल का स्वरूप निर्धारण, भक्तिकाल के उदय की पृष्ठभूमि, पूर्ववर्ती सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत काव्यधारा का संबंध उद्घाटन, हिंदी सूफी काव्य का आधार, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को माना आदि उनके साहित्य इतिहासकार के रूप में उपलब्धियां हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त 1965। तो हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास और वैज्ञानिक इतिहास में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त 1965। अब इनके द्वारा देखें तो आचार्य शुक्ल द्वारा प्रस्तावित ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन करने का एक सार्थक प्रयास इस ग्रंथ के माध्यम से किया गया है। संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में बांटा गया, प्रारंभिक, मध्य और आधुनिक। इसमें साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते हुए उसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत करने की भी चेष्टा की गई है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल 1973 ईस्वी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में देखें डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से यह विशद ग्रंथ रचा गया। इतने विद्वानों की कार्य के ऐतिहासिक दृष्टि संपूर्ण ग्रंथ में आद्योपांत नहीं हो पाया, किंतु फिर भी प्रत्येक काल में उनसे जुड़े रचनाकारों पर सरल भाषा में अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक व्यवस्थित सामग्री के कारण यह विद्यार्थियों में विशेष रूप से प्रचलित है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये 1986 में रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा साहित्य इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त करने वाले एवं लोकप्रियता एवं आकर्षण में अद्वितीय रामस्वरूप चतुर्वेदी मूलतः आचार्य शुक्ल की दृष्टि से प्रभावित हैं। फिर भी उन्होंने शुक्ल जी के युगीन दृष्टिकोण, फिर भी अगर देखें तो शुक्ल जी के युगीन दृष्टिकोण और द्विवेदी जी के परंपरावादी दृष्टिकोण में परस्पर संबंध बनाते हुए लिखा है। शुक्ल जी की बहुत सी स्थापनाओं को स्थापित करने के प्रयास से भी उनकी मौलिकता क्षरित नहीं होती। शुक्ल जी की परंपरा को गंभीरता से पुनर्भाषित करते हुए भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों की खोज उनकी प्रमुख विशेषता है। भाषिक प्रवृत्तियों की गहरी समीक्षा से साहित्यिक परंपराओं के संदर्भ व्याख्यायित किए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने साहित्य इतिहास ग्रंथ में जो है क्रमशः जो देखा वो मिश्र बंधु विनोद और रामचंद्र शुक्ल का जो है हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। राम कुमार वर्मा का 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हो गया, है ना। इनके अलावा यहाँ पे हिंदी साहित्य की भूमिका, उद्भव, विकास, गणपति चंद्र का 65 में वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य नगेंद्र का 1973, हिंदी साहित्य और संवेदना का रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986। तो ये जितने भी हैं ये सब क्रमशः अगर देखें तो ये रचनाओं के ही क्रम से पूरे दिए गए हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट में और भी रचनाओं पे बात करेंगे। आज के लिए इसे इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।